नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पॉलिटी घटना चक्र 2023 जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी घटना चक्र में दिए होते हैं। ये मेरी सीरीज़ का ये पार्ट 14 है। इसके पहले मैंने पार्ट 13 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिटेल भी दिया होता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से क्या करता है? राज्यपाल करता है। अब देखते हैं दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारी, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। कौन करता है दोस्तों? ये करता है भारत का राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। और अगला क्वेश्चन है कि इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? किसके लिए दोस्तों कार्य करता है? संघ तथा राज्य सरकारों के लिए ये दोस्तों लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटेल भी पहले देखेंगे। दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था है। अनुच्छेद 149 से 51 के प्रावधानों के तहत यह संघ एवं राज्य सरकारों के लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? कौन था दोस्तों? ये होता है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो वित्तीय लेन देनों के लिए क्या करता है? लेखाकरण का जिम्मेदार होता है। इसका डिटेल है दोस्तों, डिटेल दिया है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का क्या करता है? लेखाकरण का क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो क्या होती है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि होती है। इसका डिटेल है दोस्तों, डिटेल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या होती है? 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष जो भी पहले हो तभी वो रिटायर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने? 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? जो परिवार है दोस्तों, ये क्या होता है? एक स्थायी संस्था होती है, ये कभी नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है कि हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? ये करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग संघ तथा राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। अब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी थे, जो वर्ष 1951 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती? कितने? 5 वर्षों के बाद की जाती है वित्त आयोग की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग क्या है? क्या होता है दोस्तों? ये एक पंचवर्षीय निकाय होता है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह अधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की
सिफारिश करता है। कौन सा अधिकारी होता है दोस्तों? वो होता है वित्त आयोग, जो क्या करता है दोस्तों? राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाले केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के तदर्थ में अपनी सिफारिशें देता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? किसको दोस्तों? वित्त आयोग की सिफारिशों पर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक समान लक्षण होते हैं, वह क्या है? क्या दोस्तों? ये दोस्तों एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत, निर्वाचन आयोग 324 के तहत, लोक सेवा आयोग 315 के तहत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 के तहत ये व्यवस्था दोस्तों संविधान में है। अतः ये सभी कैसी दोस्तों? संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? कौन सा है दोस्तों? ये होता है मंत्रिमंडल सचिव, जो होता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? कौन सा दोस्तों? ये होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जो क्या करता है? देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, तदप से क्या होता है? अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? दोस्तों इसको होता है कि जो कोई भी विधिक न्यायालय जो होता है वहाँ पर इसको सुनवाई करने का अधिकार होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन ये संसद संबोधित करने का अधिकार होता है? कौन सा दोस्तों? जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसे संबोधित करने का अधिकार प्रदान है, किंतु उसे संसद में मतदान का क्या होता है? अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? किसको? दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी होता है इसे राय देने के लिए संसद में आमंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायाधिकर्ता सॉलिसिटर जनरल कौन है? कौन दोस्तों वर्तमान में? आप लोग कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन दोस्तों 2000 में पूछा गया था, तब दूसरे थे, आप लोग याद सकते हो कि वर्तमान में कौन है, कमेंट करके ज़रा बताना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी दोस्तों क्या है? चेंज हो गए, ये भी 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग, क्या दोस्तों, कि कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा है दोस्तों? जो योजना आयोग होता है दोस्तों ये संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं। बाद में कि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, ये सभी क्या हैं दोस्तों? संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का योजना आयोग है कैसा है दोस्तों? योजना आयोग जो होता है एक असंवैधिक निकाय होता है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंविधिक है? कौन सा दोस्तों? जो योजना आयोग है दोस्तों, ये निकाय संविधानेतर और असंविधिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का के पद का कार्यकाल होता है, कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ये अपने पद पर रह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। इसका डिटेल देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष आयु प्राप्त कर लेने पर वो अपने पद तक बना रहता है। और अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा के सदस्यों को हटाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले इसका डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसे पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को क्या करता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच के बाद दोषी पाए जाने के बाद हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अधिकारी वर्ग कार्य करता है, अधिकारी वर्ग कार्य करता है, कैसे कार्य करता है दोस्तों? प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायिक कार्य कर सकता है प्रशासनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा का किस प्रकार शुरू की जा सकती है? किस प्रकार शुरू की जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा को शुरू किया जा सकता है। इसका डिटेल देखते हैं कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों से कम से कम दो तिहाई बहुमत से अगर पारित कर देती है तो क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय अखिल भारतीय सेवाओं का सदन आवश्यक हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी बोलते हैं, कि मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? कब ये स्थापित किया गया था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 1 अक्टूबर 1926 को। इसका डिटेल देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आ फर्नाहम की अध्यक्षता वाले रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। सर रॉस वारकर इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है दोस्तों? चयन करता है। इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है। उसे नियुक्ति या बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा ये तो है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा ये कोई प्रशासनिक सेवा नहीं है, मतलब अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन सेवाओं का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया है, जबकि भारतीय विदेश सेवा का उल्लेख अखिल भारतीय सेवा के रूप में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन। पहला है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? किस पर है दोस्तों? ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होते हैं आम चुनाव। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का? भूभागी प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है लोकसभा सदस्यों के चुनाव में। इसका डिटेल देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागी प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है, क्योंकि राज्य का लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या में उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए क्या हो? यथासाध्य एक ही हो। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व जो होता है निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से सुनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है
कि लोकसभा के चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों? राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? कौन सा दोस्तों? 1985 का 52वां संविधान संशोधन जो था दल बदल से संबंधित है। इसका डिटेल है दोस्तों कि 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निरहत्ता संबंधी प्रतिबंध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष दोस्तों? ये 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों? ये 10वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।